वेलकम टू द लेक्चर। देखो अब हम पूरी लेक्चर अपनी शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मेनली आप 11th में हो या जस्ट 11th से 12th में गए हो, 13th वाले बच्चे के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आप जस्ट अभी 11th में 11th से 12th में गए हो, ठीक है, या फिर अगर आप 13th में भी हो और आपको लगता है कि 11th के कुछ पोर्शन कुछ पार्ट ऐसे जो आपका वीक है, तो आपको ये लेक्चर सीरीज देखना चाहिए। ठीक है, टोटल मैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस कर पाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। इसको तीन हमने लेक्चर में इसको डिवाइड कर रखा है, 5-5 करके। ठीक है, क्वेश्चन 5-5 करके अभी मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऐसा क्यों सर, एक में ही 15 क्यों नहीं करवा दे? बिकॉज वो 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा और फिर आप लोग उस लेक्चर को देखोगे नहीं, छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर तो आप लोग देखते नहीं हो। तो इसीलिए अब ये 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक दो आपको इजी लगेगा और सारे क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे, या फिर हो सकता है सारे ही हार्ड सारे ही इजी आपको लगे। पर इतना मैं श्योर कर रहा हूँ आपको कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। किसी भी हालत में ये क्वेश्चन यू मस्ट नो ऑल दिस क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, इसमें अगर वेरिएशन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं फेस यहाँ से हटाता हूँ, फेस रिमूव करते हैं यहाँ से अपन और आ जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए। और पहला क्वेश्चन जो गाइस हमारा है वो हमारे सामने ये है। मैं पहले ये इरेज कर देता हूँ। समझ में आ गया ना? सबको स्टिक होके देखना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, मत छोड़ के भागना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहां पे हमसे कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस। ठीक है, अब देखो सीजीएस क्या होता है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस आप लोग को पता है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ये डेंसिटी कितना दे रखा है आपको? 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। अब देखो इसको ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं जो वे यूज कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको मैं कर रहा हूं। पर दूसरे भी मेथड से आप कर सकते हो। अगर आप ज्यादा जीनियस हो, आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 882880262703 कि आप दूसरे कौन से मेथड से आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से करते हैं। मतलब जो सबसे इजी मेथड होता है ना, उस मेथड से मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखो हमारे पास यहां पे दे रखा है डेंसिटी। तो गाइस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यही हमारा होता है। अच्छा, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मास को मैं कैपिटल एम से और वॉल्यूम को मैं कैपिटल वी से यहां पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, मैंने बोला आप लोगों से डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं रो रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एम को मैं इस तरीके से, जो डायमेंशनल का हमारा फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही होता है ना, यानी कि L क्यूब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब कि गाइस यहाँ पे जो हम लोगों ने डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, वो M1 निकला L-3 T0। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अच्छा, मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि A का वैल्यू मेरे पास 1 है, B का वैल्यू मेरे पास -3 है और C का वैल्यू मेरे पास 0 है, बिकॉज ये हमारा T यहां पे 0 है। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम अकॉर्डिंग टू CGS सिस्टम आगे बढ़ते हैं। किसके हिसाब से? CGS सिस्टम के हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ M1 यानी कि मास 1 मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 ग्राम लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत। चलिए L1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, T1 इज इक्वल टू मैं 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। मैं CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, डेंसिटी को जो है ना मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेंसिटी 4, क्योंकि हमें दे रखा है, गिवन है वो। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दे रखा है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ये दिस, मैंने यूनिट नहीं लिखा। ठीक है, हम लोग किसके हिसाब से चल रहे थे? CGS के हिसाब से। डेंसिटी हमें जो दे रखा था, हमने यहाँ पे अपना डेंसिटी भी मेंशन कर दिया। बात समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा हमारा गिवन वैल्यू क्या है, उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो M1 इज इक्वल टू 100 ग्राम हमें गिवन है। M2 लिख देते हैं ना इसको, या फिर इसको M2 लिख देते हैं। ठीक है, L2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, T2 इज इक्वल टू नॉट गिवन, क्या है? हमें कोई गिवन नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं स्मॉल t इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा N2 इज इक्वल टू तो हमें नहीं दे रखा है, ये तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है।
बात समझ में आया? अच्छा, अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस जो आपने किया होगा वहां पे आप लोगों ने कंपैरिजन सीखा होगा। क्या सीखा होगा? वहां पे आप लोगों ने कंपैरिजन सीखा होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं एक एक स्टेप यहाँ पे खा रहा हूं, मैं एक स्टेप में यहाँ पे खा लेता हूं वरना लंबा हो जाएगा। n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 लिख सकते हैं। इसका पावर कितना होगा? a, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हमारा b हो जाएगा और ये t1 बाय t2 हमारा यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज यहाँ पे डाल दो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले n1 की वैल्यू कितनी है तो देखो, n1 की वैल्यू हम लोगों ने कितना यहाँ पे लिख रखा था, n1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। गाइज बात समझ में आ रही है ना? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा यहाँ तक? चलो, तो n1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 डाल देंगे। अच्छा, m1 m2 इन सब की वैल्यू हमें पता है 1 ग्राम बाय 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू 1 थी, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद l की बात कर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। बात समझ में? इसकी वैल्यू कितनी थी? -3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, t कितना था आपका? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाय टी सेकेंड, यही तो था ना। एक जगह तो हमें 1 सेकेंड गिवन था और दूसरी जगह हमें गिवन नहीं था, तो हमने क्या मान लिया? हमने टी सेकेंड मान लिया था। इसका पावर 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क भी हमें ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा अगर नेगेटिव में है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 100 मल्टीप्लाई 1000। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपका, मतलब कि जो आंसर आपको मिल गया वो मिल गया 40 यूनिट। जो हमें आंसर मिला गाइस यहाँ पे 40 यूनिट मिला। बात समझ में आया? क्या किया हमने? सब चीज मैंने डिटेल में आप लोगों को करके दिखा दिया और इस हिसाब से जो हमारा आंसर है, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब अपन बढ़ते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पक्का इसमें एंजॉय करोगे इस क्वेश्चन में। देखो, यहाँ पे बोल रहा है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, वाइब्रेटिंग विद द सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकेंड। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ध्यान दो, 5 बीट पर सेकेंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द वायर क्या हो रहा है गाइस? इंक्रीज कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इन हर्ट्ज कितना होगा? कोई आइडिया यहाँ तक आप लोगों को? कुछ भी आइडिया हो? अच्छा, अगर जिस बच्चे को ये चीज याद होगा ना, वो बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं, 1/2L अंडर द रूट आपका हो जाता है T/M। ये फॉर्मूला कितने बच्चे को याद है? सच 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 बोलना, बिल्कुल भी झूठ ना बोल के कि सर मुझे ये फॉर्मूला याद था, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ, ये फॉर्मूला जिसको याद है वो बहुत जल्दी कर लेगा। अच्छा, यहां से आप एक चीज ये तो बोल सकते हो ना कि जो फोर्स है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके लेंथ का है। बात समझ में आया? ये फ्रीक्वेंसी है, फोर्स नहीं, मेरे मुंह से गलती से फोर्स निकल गया, ठीक है। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला 2 आप लोगों को क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए था। पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मे बी अगर आपको याद नहीं है तो कैसे हम डील करेंगे एग्जामिनेशन में, उस चीज को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मैं क्या कह रहा हूं? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये जो आपका होगा, देखो कोई भी स्ट्रिंग है आपका, इसका मान लेते हैं, इसमें जो वाइब्रेशन है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे जिगजैग कर रहे हैं, इसमें जो वाइब्रेशन है, तो इसकी जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है वो आपका क्या होगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करो, 1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या होगा आपका? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि देखो ये लेटर्स में है, ये सेंटेंस में है, तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला में भी आप भूल सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसका भी तो मतलब यही हुआ ना, इसका भी तो मतलब लगभग यही हुआ, कुछ अलग इसका मतलब हुआ नहीं, कोई मैं दूसरे चांद से इसको लेके आया नहीं। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं गाइस? हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है वो हम लोग कितना लेट कर लिया? से एन लेट कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल एन हम लोगों ने लेट कर लिया। अच्छा, सोनोमीटर का जो वायर का लेंथ है
लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर कितना है वो, ये मुझे बताओ। वो 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है, बात समझ में आ गई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, अगर ये 20 सेंटीमीटर है और यहां पे अपन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, तो कितना हो जाएगा, n+20 ना, n+20 यही तो होगा, n+20 होगा, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, ऊपर आ जाओ, अगर n+20 आप समझते हो तो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब ध्यान से आप देखो, अभी आपका दिमाग जो है ना सही हो जाएगा, आप ये चीज नहीं समझोगे। देखो क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो वाइब्रेट कर रहा है विद द सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर, क्या है इसका, ये 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूस, मतलब ये लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, और ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 5 बीट पर सेकेंड कर रहा है। मतलब n+20 नहीं, n प्लस क्या होगा n प्लस क्या होगा, 20 नहीं होगा, n+5 होगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कल ही व्हाट्सएप पे जो है ना ऐसे करके सॉल्व भेजा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आप लोगों को बता ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। तो n+5 होगा या 5+n, आप कुछ भी लिख दो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर लेंथ, इफ जो आपका लेंथ है वो आपका क्या करे, इंक्रीज करे, मतलब 20 to 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी आपका डिक्रीज करेगा। भाई साहब यही तो मैंने बताया है ना अभी ऊपर, देखो अभी मैंने ऊपर दो फॉर्मूला में आपको यही चीज तो दिखाया है, यहां भी दिखाया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा, लेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, या फिर इसका अपोजिट करके देख लो, तो वही चीज मैं वहां पे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। चलो भाई साहब, तो ये डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने पे कितना हो जाएगा, यहां पे n+5 था तो यहां पे n-5 अपन लिख सकते हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई परेशानी। अच्छा, किसी को नहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ, NL = मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं, और अगर ये कांस्टेंट है तो N1 L1 = N2 L2 मैं लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा, सारी वैल्यूज डाल दो, सारी वैल्यूज यहां पे डाल दो, बहुत इजी है। N1 कितना हो जाएगा, प्लस वाला n+5, और यह आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। ये L मैंने 20 लिख दिया। अच्छा, N2 कितना हो जाएगा, N कैपिटल N है ना, n-5, और L2 कितना हो जाएगा, 21। इंक्रीज हुआ ना, तो इसमें से हमने देखो, जब हमारा लेंथ इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी हमने माइनस कर दिया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा 20n, ये हो जाएगा आपका 100, ये आपका हो जाएगा 21n, ये हो जाएगा 105। अच्छा ठीक है, तो 20n - 21n = 105 - 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -n, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -205, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि n = 205 हमारा आंसर आया है। किस चीज में, तो ये हर्ज में आया है, SZ हर्ज में आया है, इसको याद रखो। तो यहाँ पे हम मिला लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। चलो, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पक्का मजा आने वाला है, आई एम 100% श्योर, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बच्चों ध्यान से। अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ मास m, मतलब ये स्फेयर जो है ये यूनिफॉर्म स्फेयर है और इसका मास जो है m है, एंड द रेडियस आपका कैपिटल R दे रखा है, ठीक है, और मास आपका कैपिटल M है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा मार्क लगा देते हैं, ठीक है। एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन अ स्मॉल मास m सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब इसके सेंटर से 2r के डिस्टेंस पे एक स्मॉल m रखा हुआ, मास रखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट हमने P कह दिया, ठीक है, वहां पे रखा, उस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो F है। बात समझ में आ गया। चलिए, फ्रॉम द सेंटर O द स्फीयर अ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ डायमीटर R इज कट फ्रॉम द स्फीयर एज शोन इन फिगर। अच्छा भाई साहब, मतलब इन्होंने आपको बनाया बेवकूफ। पहले इन्होंने एक सर्कल बना दिया, अब बोल दिया भाई साहब इस सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, अब बोल दिया इस कैपिटल R को आप डायमीटर मान लो और एक सर्कल और ड्रॉ करो, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, यही तो हो जाएगा। अब भाई साहब ने बोल दिया कि इतने वाले पार्ट को यहां से निकाल दो, ठीक है, मतलब पहले ही निकाल देते, हमें परेशानी नहीं होती इतनी ज्यादा। खैर कोई बात नहीं, अब हमें करना तो पड़ेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर एंड द मास m विल बी व्हाट
इसको हमें सॉल्व करना है, कर लेंगे। अच्छा, इसको ना मैं केस के हिसाब से कर रहा हूं, केस 1 इसको मान लेते हैं। और ये केस 1 कौन सा है हमारा? सॉलिड स्फीयर। कौन सा? जब हमने इन भाई साहब को निकाला नहीं है, इनको जब अपने साथ रखा है, वो वाला केस हम लोग जो गाइज है पहले अपना यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना था? तो सिंपल है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। बात समझ में आया? अच्छा, अब वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो हमें ये F इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? G तो आपका G रहेगा कैपिटल M, क्योंकि मास कैपिटल M गिवन है, स्मॉल m दूसरा वाला मास, और R के जगह पे कितना हो जाएगा भाई साहब? R के जगह पे आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 2r स्क्वायर। कितना है ये देखो ना, ये 2r स्क्वायर है ना, ये 2r स्क्वायर यहां पे हो गया। मतलब F इज इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हो, इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 4 हो गया, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अच्छा, किसी के दिमाग में कुछ ऐसे मतलब लोचा तो नहीं हुआ ना कि ये 4F कैसे हो गया? ये लोचा किसी के दिमाग में नहीं हुआ ना भाई साहब? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए तो बेसिक मैथमेटिक्स सीखो, और नहीं आता है बेसिक मैथमेटिक्स तो लेक्चर सीरीज चल रहा है हमारा, मतलब कंप्लीट हो चुका, उसको जाके देख लो, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उसको जाके देख लो, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको स्टार लगा देते हैं यहाँ पे। अब गाइज, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला पोर्शन करेंगे। अब हम लोग केस 2 के तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। या फिर केस 2 के तरफ बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ कि द मास ऑफ स्फेरिकल पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर, ये जो मास हमने यहां से निकाला है, ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने यहां से निकाल दिया, ये पार्ट जो हमने निकाल दिया, उसके बाद का अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि मास ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर, जो हमने रिमूव किया, तो उसको हम लोग m डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा m बाय 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r बाई 2 का क्यूब। मैंने एक स्टेप यहाँ पे खा लिया, फॉर्मूला मैंने एक दो चीज मैंने यहाँ पे जबरदस्ती लिख दिया, वो आपको मान के चलना है, क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते ना, इतना डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? मतलब m डैश हम लोगों ने ये अपना निकाल लिया। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा उसको इंपॉर्टेंस दो। कि तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मास m है, मतलब कि इस पे जो कि p पे आपका रखा हुआ है, अगर मास ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन रिमूव इज प्रेजेंट सॉरी गाइस, ये इतना जोर से हॉर्न बजाया ना कि मैं डर गया, मतलब इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, ठीक है। मैं डर गया कि मतलब क्या हो गया इसको, ये मर गया या पता नहीं इसके अंदर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, पर ये मरा नहीं है। वो आदमी मतलब थोड़ा सा पागल था, ऐसे कुछ भोला वोला लगा के चल रहा था रास्ते पे, ठीक है। तो चलो, हम कहाँ पे थे? हम यहीं पे थे अपना, मतलब मैं सच में डर गया यार। देखो, मैं क्या कह रहा था आपको कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मास m एट p, जो कि मतलब p पे रखा हुआ है, द मास ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन रिमूव इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसके लिए इतना ज्ञान जब मैंने आपको दे दिया तो आप भी समझ जाओगे कि यहां पे हम f को कुछ और मान लेते हैं, f डैश हमने बोल दिया, तो ये हो जाएगा g कैपिटल M बाई 8, ठीक है। कहां से लिखा मैंने? ये ऊपर जो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया वहीं से लिखा, ठीक है, बाय 3r डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r हमारा इतना हो गया। अब भाई साहब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा GMM बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 4/9 बात समझ में आया? ये चीजें मैं कैसे कर रहा हूं, कोई मतलब ऐसे मतलब कुछ चक्कर तो नहीं आ रहा ना, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। देखो भाई साहब, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि सर क्या क्या कर रहे हो आप, ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। फिजिक्स खत्म हो गया आपका। तो f डैश इज इक्वल टू 4f मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 4/9 इज इक्वल टू
2f/9। कैसे भैया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब इतने छोटे छोटे चीज नहीं करेंगे हम, ठीक है। 2f/9, सॉरी भाई साहब, 2f/9, 2f/9 तो हमारा यहाँ पे है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं गाइज, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर आया है। हमारा आंसर तो 2f/9 ही आना चाहिए। यहाँ पे 3 है, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो 2f/9 जो है हमारा यहाँ पे हमने निकाला है। यहाँ पे तो भाई साहब ये हमने f डैश निकाला है, तो हम f में से f डैश माइनस करेंगे ना। f में से अपन f डैश माइनस करेंगे, तो हमारा f में से अगर 2f/9 आप माइनस करोगे तो 9f माइनस 2f/9। मैं यहीं पे आंसर समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे आंसर नहीं होगा, एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 7f/9 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या हो गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई साहब थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी कैसा क्वेश्चन है वो। तो भिड़ू, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पक्का मजा आएगा। और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के इरिटेट होंगे, ठीक है। ये जो रोटेशनल मोशन होता है ना, उसमें बच्चे पता नहीं क्यों इरिटेट होते हैं, जबकि अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है उस चैप्टर को। थोड़ा सा लेंदी है, आई नो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, तो बच्चे मतलब ऐसे उसको मतलब डिसलाइक मत किया करो, फिर वो और गुस्सा हो जाता है, ठीक है, कि मुझे पसंद नहीं करता, मैं तो और हार्ड बन के आऊँगा इनके सामने बूथ बन के। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि सर्कुलर डिस्क X of radius R is made from an iron plate of thickness T, and another disk Y of radius 4R is made from an iron plate of thickness T/4. Then the relation between the moment of inertia Ix and Iy क्या है। तो भाई साहब दो आयरन प्लेट है, वो आप उसमें से हमने दो डिस्क, सर्कुलर डिस्क बनाया है, ठीक है। तो हाँ, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास दो डिस्क है, ठीक है। हमने मान लिया तो दो डिस्क है हमारे पास। एक डिस्क को हम लोग D1 बोल देते हैं, दूसरे को D2 बोल देते हैं, ठीक है। ये डिस्को नहीं है, ये डिस्क है। डिस्क और डिस्को में फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अगर D1 का हम M1 निकालेंगे, मतलब मास निकालेंगे, तो लिख सकते हैं पाई R² T। अच्छा, और डेंसिटी को मैं D से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, लिख सकते हैं। चलिए, वेल एंड गुड। अब उसके बाद अगर M2 यानी कि D2 का, ये जो डिस्क हमारा 2 है, उसका अगर हम मास निकालेंगे तो हो जाएगा, ये देखो 4 है, तो ये हो जाएगा 16R² पाई, और T हमारा कितना है, T/4, तो T/4। और डेंसिटी को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, D लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है? अच्छा, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो एक्सेस है ना, वो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्सेस है हमारा, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा ना, कंसिडरेशन हमारी ज्यादा आसान हो जाएगी, हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, इसको हम लोग Ix बोल देते हैं, इसको हम लोग Iy बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका होगा पहले वाले डिस्क का, D1 का, जिसको हमने Ix बोला है, वो हो जाएगा M1R²/2, ठीक है। कोई दिक्कत? या फिर अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो इस 1 को हटा दो, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलो, अब Iy के लिए भी सेम चीज लिख लेते हैं, MR²/2। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, फिर सिंपल है, फिर आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्या क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका M1, ये हो जाएगा R², ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा, Iy के लिए क्या होगा, यहाँ पे लंबा चौड़ा वैल्यू होगा, M2 16R²/2। समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो आपको एक चीज पता चलेगा कि इस चीज को जो है, इस पूरे के पूरे घटना को हम लोग 4m1 लिख सकते हैं, हम लोग 4m1 लिख सकते हैं। किसी को यहां पे कोई दिक्कत है क्या? ये चीज अगर मैं लिखूं 4m1, तो किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, या नहीं सर मुझे परेशानी है? किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस।
ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है आई एक्स बाय, ये मोमेंटम हमें निकालना है, ये हो जाएगा m1 r का स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड में बड़ा सा डिवाइडेड बाय लगाओ, m2 16 r2 r का स्क्वायर सॉरी 2, ठीक है। यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करोगे तो m1 64 m1 मैंने यहाँ पे आपको कंसीडर करके दिखा दिया था। मतलब इसको अगर आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए इस वाले चीज़ को भूल जाओ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल आंसर है भाई साहब, कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है अपने पास। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे रिलेशन दिख जाएगा 64 ये पहले वाले डिस्क का और ये मोमेंटम आपके सेकेंड वाले डिस्क का। बात समझ में आ गया? तो बहुत आसान है क्वेश्चन हार्ड नहीं है, पर वही है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये डी हमारा जो है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस में, थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुराने फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा, कई जगह पे किसी चीज़ को किसी और के इक्वल में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने m2 को 4m1 लिख दिया, तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी यार, तभी क्वेश्चन होगा। सो वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। अब भाई साहब इस क्वेश्चन में जो है ना, कितने बच्चों को मजा आएगा मैं जानता हूँ। जैसे प्रोजेक्टाइल देख लेंगे ना, तो कुछ बच्चों को तो बहुत मजा आएगा, और कुछ बच्चे ना भाई साहब ऐसा मुंह बना लेंगे जैसे मान लो कि मतलब माजिद द माउंटेन मैन वही बन के उनको पूरा पहाड़ तोड़ना। नहीं भाई, अब जमाना बदल गया है, अब हम पहाड़ हाथों से नहीं तोड़ते, ठीक है। अब सरकार की सुविधाएं बहुत सारी है, बात समझ में आई? तो नहीं तोड़ना आपको पहाड़। यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल का डर है ना, उसको दिमाग से निकाल दो। कितना आसान ये सब, मैं फिगर तक ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे मतलब सिंपल सा एक ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा मुझे भी याद रहे, इस तरीके से होगा। ये जो है हमारा, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन में होगा, बस। इसके बाद मैं सारा क्वेश्चन कर सकता हूँ ईजिली, मतलब ये क्वेश्चन कर सकता हूँ ईजिली। देखो यहाँ पे हमें बोल रहा है प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियली द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब इस डायरेक्शन में जो vx या फिर ux लिख लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इट हैज द वुड अक्वायर्ड इफ इट हैज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जो एक्सेलरेशन है आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 कितना टाइम कितना दे रखा है 0.5 मिनट। तो भैया मिनट से इसको सेकंड में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। चेंज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, फिर चीज़ों के साथ हमें व्यवहार में लाना, इस्तेमाल में लाना, ठीक है। इफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय, मैक्सिमम हाइट भाई साहब एच मैक्स कितना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, 80 मीटर, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, ये थीटा बीटा डीटा हमें फाइंड करना है, और जी हमें दे रखा है कि 10 मानना है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेके चलना है। बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आए कि सिर्फ एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करने के लिए मैं बोलूंगा, और आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल मतलब बुश कर देगा आपको खुश। क्या फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं बोलूंगा? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितने बच्चे को याद है? अगर नहीं याद है तो भाई एक शॉर्ट नोट बनाओ प्लीज, एक शॉर्ट नोट बनाओ जहां पे फॉर्मूलाज लिखो, ताकि इससे आपको फायदा हो। ये हमारा होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। किसी को कोई दिक्कत तो ना है ना? चलो, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अच्छा, h इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? h इज इक्वल टू हमें दे रखा है 80। अच्छा, u स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कुछ गिवन है क्या? नहीं भाई साहब, हमें u स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, साइन के जगह पे थीटा कुछ गिवन है? नहीं। अच्छा, g के जगह पे तो 10 हमें गिवन है। तो चलो भाई साहब, इन भाई साहब को इधर लेके आ जाओ, तो ये हमारा हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा, चलो ना ऐसे ही लिख लेते हैं यार, 80 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो देखो u साइन थीटा, इसके ऊपर अंदर रूट लगा दो, तो ये हमारा हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 16, मतलब 1600 सॉरी 1600, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। ये हमारा आ गया u साइन थीटा, हम लोगों ने यहाँ पे 40 निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इनर्शियली जो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जो इनर्शियल वेलोसिटी मैंने जो एक्स बना के आपको दिखाया था इस तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार वरना फिर भूल जाओगे, ठीक है। इनर्शियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम लोग ux से लिख सकते हैं। जब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते थे ux uy लिखते थे ना, बस सिंपल सी बात है यार। ux इज इक्वल टू at,
कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा a कितना है 3t कितना है 30, तो ये हमारा आ गया 90, ये कितना आ गया हमारा 90। समझ में आया बात समझ में आया? यहाँ तक किसी भी तरह का कोई संकट आपको लग रहा हो तो बताओ, संकट मोचन अभी आपके साथ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ux क्या है हमारा? ये इनर्शियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारा। अच्छा तो ux की जगह पे जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो बात को, तो हम लोग ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा लिखते थे कि नहीं, और यहाँ पे y के जगह पे u साइन थीटा लिखते थे कि नहीं? मतलब यहाँ पे हम लोग u कॉस थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू यू एक्स, चलो लिख देते हैं, और ये हमारा 90 हो गया। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो भाई साहब सर ने तो यहाँ पे गेम कर दिया, यहाँ पे निकाल लिया u साइन थीटा और यहाँ पे निकाल लिया u कॉस थीटा। और सर हम सबको पता है, आप ही जीनियस नहीं हो, कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होता है हमारा। मतलब साहब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय यू कॉस थीटा। और सर हम ये जानते हैं कि यू साइन थीटा आपने 40 निकाला है और यू कॉस थीटा आपने 90 निकाला है, जीरो से जीरो चला जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/9 हो जाएगा। और सर आपको देख के सरप्राइज होगा, आप मतलब सुन के भी आप सरप्राइज फील करोगे कि हमारा आंसर जो है यही सही है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो भाई साहब इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया। टोटल हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं? टोटल क्वेश्चन हमें 15 करना है। अब दो आपको और मिलेगा लेक्चर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to आगे करेंगे और दूसरे में उसके आगे हम लोग करेंगे, मतलब 10 तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम 15 तक पहुंचेंगे। ये क्वेश्चंस एक बार मैंने करवा दिया, आपने देख लिया, सॉल्यूशन आपको आ गया, तो आपने कोई मतलब तीर मार दिया नहीं, आपने कुछ हासिल नहीं किया। ठीक है, सॉल्व मैंने किया, आपने सिर्फ देखा एज अ ऑडियंस। अब आपको सब्जेक्ट बन के इन क्वेश्चंस को करना है। भाई साहब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो, इसको बैठ के खुद से सॉल्व करो। क्योंकि जब आप इसका अपना थंबनेल देखा होगा, वहां पे एक टर्म मैंने नीचे लिखा होगा, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान देना कि क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ नीट के एग्जाम वाले ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन तो कम से कम आपको आना चाहिए, कम से कम ये तो आना चाहिए। कहते हैं ना कि मिनिमम 75% अटेंडेंस हो आपका, आप 90 रखो यार, आप 100 रखो, कोई दिक्कत नहीं है स्कूल और कॉलेज को, लेकिन मिनिमम 75 तो होना ही चाहिए, तभी एग्जाम देने देंगे आपको। तो उसी तरीके से मिनिमम ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करोगे। मैं लेता हूं आपसे विदा, और इसके नीचे में आपको मिलेगा कि पार्ट 2 लिंक, और यहाँ पे लिखा होगा वेट या फिर अपडेट हो चुका होगा। अगर अपडेट हो चुका है तो गो एंड एंजॉय द वीडियो, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी देखो, और प्लीज कमेंट बिलो कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन मैंने अच्छे से बताया, कौन सा मैंने अच्छे से नहीं बताया। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं कई जगह कुछ स्टेप को खा चुका हूँ, इसलिए कि अगर मैं इतना डिटेल में चला जाऊँगा तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर टाइम वो वेस्ट होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।